छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। एक तरफ नगर दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। तो भाई ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना कि कौन सा नदी किस मतलब कौन सा नगर किस नदी के तट पर है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी इस तरह के स्थल हैं तो उनको आप लोग याद रखिएगा, चाहे सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, दोनों में जो है इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो बिलासपुर भाई अरपा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। अरपा जो कि खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ियों से निकलती है। दुर्ग जो है शिवनाथ नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। कोंडागांव कोटरी ना कोंडागांव जो है ना, ये नारंगी नदी के तट पर है। नारंगी कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। कोंटा कोलाब नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। कोलाब जिसको सबरी भी बोला जाता है, कोलाब को जो है ना सबरी भी बोला जाता है। तो कोलाब के स्थान पर कई बार सबरी भी देखने को मिलता है। तो कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर स्थित है। तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो कोंडागांव वाला, मतलब स आपका उत्तर होगा। आप लोग भी जो है ना साथ में आंसर देने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण की मांग कहाँ की गई थी। तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण संबंधी स्वप्न दृष्टा माना जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। उन्हीं के दिमाग में सबसे पहले आया कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, मतलब कि जो एक विशेष भूभाग जहाँ की संस्कृति अलग है, मतलब जहाँ एक अलग संस्कृति है, वहाँ की भाषा बोली अलग है, तो वो क्यों ना एक अलग प्रांत हो। इस टाइप का विचार सर्वप्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के मन में आया। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी लगभग 1918 में उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ का पृथक मानचित्र तैयार किया। हालांकि छत्तीसगढ़ के पृथक मानचित्र ये लगभग 1905 में तैयार हो चुका था, लेकिन अलग राज्य बने ये 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के दिमाग में आया। और छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण की मांग सबसे पहले कहाँ की गई, किस सभा में की गई। मतलब ऐसे तो दिमाग में किसी के भी कुछ आ सकता है। हालांकि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी स्वप्न दृष्टा थे, लेकिन इसकी मांग सबसे पहले किस सभा में किस बैठक में उठाई गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1924 में रायपुर जिला परिषद की बैठक आयोजित की जाती है और इसी बैठक में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य के रूप में निर्मित करने की मांग रखी जाती है। तो 1924 का रायपुर जिला परिषद की बैठक ध्यान रखेंगे। उसके बाद त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में भी इसकी मांग की गई थी, ध्यान रखना। तो सबसे पहले 1924 रायपुर जिला परिषद की बैठक में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिए हुए हैं, देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है, सागौन वृक्ष पर फूल लगने पर सरहुल पर्व मनाया जाता है, बिल्कुल सही है भाई। उरांव जनजाति के लोग सागौन सॉरी माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। सागौन नहीं, साल। देखिए ऐसे ही मिस्टेक होता है, एग्जाम में भी आप लोग जो है बिल्कुल जल्दबाजी करेंगे ना तो ऐसे ही मिस्टेक होगा। यहाँ पर जो सागौन है यहाँ पर आएगा साल। जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है ना साल, तो सागौन नहीं, साल वृक्ष पर फूल लगने पर सरहुल पर्व मनाया जाता है। उरांव जनजाति के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। मतलब कि भाई पहला जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे ही ध्यान से पढ़ना है, मेरे से मिस्टेक हो गया था, आपसे भी हो सकता है। अगला दिया हुआ है, नई फसल आने पर दियारी पर्व मनाया जाता है। नई फसल आने पर दियारी पर्व मनाया जाता है। तो ये जो दियारी पर्व है ना, ये मनाया जाता है फसल पकने पर। जब फसल पक जाता है ना तब इसको मनाया जाता है। हाँ, जब फसल पक जाता है, पक के कट के खेतों में भी आ चुका होता है, सॉरी खेत नहीं, जो जहाँ पर फसल को काट के रखा जाता है ना, खलिहान जिसको बोला जाता है, वहाँ पर आ चुका होता है, तब दियारी पर्व मनाया जाता है। मतलब कि खेती बाड़ी के काम से जब लोग निपट जाते हैं उसके बाद दियारी पर्व मनाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगला दिया है, आम पकने पर आमा खाई मनाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। बस्तर क्षेत्र में जब आम पकता है ना,
ये मार्च अप्रैल मई में मनाया जाता है, जब आम पक जाता है तब आमाखाई नामक पर्व मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है बीज बोने के समय धनकुल पर्व मनाया जाता है, तो ये भी गलत है। बीज बोने के समय जो है बीज बोहनी नामक पर्व मनाया जाता है। बीज बोने के समय बीज बोहनी मनाया जाता है, ध्यान रखना। वहीं नई फसल आने पर दियारी नहीं मनाया जाता है, नई फसल आने पर ना पोला मनाया जाता है। नई फसल आने पर पोला मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नई फसल आने पर पोला मनाया जाता है। फसल पकने के बाद जब कट वट के खलिहान में पहुंच जाता है उसके बाद दियारी मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही कौन सा है? तो आम पकने पर आमाखाई मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से चुने गए नेता थे। पिछले किसी वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ के रियासतों से चुने गए नेताओं की संबंधित क्वेश्चन किया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे छत्तीसगढ़ से ना संविधान सभा से टोटल 6 लोग चुने गए थे, जिनमें से 3 देशी रियासतों से थे। उनके नाम आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने पिछले किसी वीडियो में बताया था, और वो किस रियासत से थे ये भी बताइएगा। 3 थे टोटल, नाम जरूर बताइएगा। और 3 सदस्य थे प्रांत से, छत्तीसगढ़ प्रांत से, जिसको ब्रिटिश प्रांत बोला जाता था। तो कौन कौन थे भाई? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे रायपुर से, घनश्याम सिंह गुप्त थे दुर्ग से, बैरिस्टर छेदीलाल थे, ये थे बिलासपुर से। तो ये 3 लोग जो हैं 1946 में संविधान सभा के लिए चुने गए थे। तो टोटल हमारे छत्तीसगढ़ से 6 लोग चुने गए थे। 3 जो है ब्रिटिश प्रांत से, मतलब कि जो मध्य प्रांत से 3 लोग, और 3 लोग देशी रियासत से। तो वो 3 सदस्य कौन थे जो देशी रियासत से चुने गए थे? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 ये ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए बोल रहा है, देख लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं भाई। बैगा, अच्छा ये जो है ना स्थानांतरित कृषि है, इस तरफ जनजातियों के नाम। तो देखिएगा जो बैगा हैं ये करेंगे दहिया, हाँ तो एक हो जाएगा। कोरवा करेंगे, कोरवा करेंगे, एक मिनट सॉरी, बैगा जो है ना बेवार करेंगे, बैगा जो है बेवार करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ शायद मिस्टेक करूँगा। बैगा करेंगे बेवार, कोरवा करेंगे देवारी, गोंड करेंगे धारिया, एक मिनट, भत्रा करेंगे दहिया। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया, माफ़ी चाहूँगा। गोंड का मुझे धारिया या फिर बेवार, चलो यहाँ से हम लोग देख लेते। 3 4 2 1 इसका आंसर होगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो बैगा का हो जाएगा बेवार, इसका देवारी, और इसका हो जाएगा ये धारिया, इसका भत्रा। ठीक ठीक, मैंने ठीक किया था। 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका आंसर होगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये। तो कभी कभी आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति स्वयं को बलराम का वंशज मानती है? बलराम कौन थे भाई? जिनको बलभद्र भी बोला जाता है ना, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलराम, जो कि हल धारण करते थे ना। उनका हथियार क्या था? हल, हल, जिसको छत्तीसगढ़ी में नांगर कहा जाता है। तो बलराम मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है जो स्वयं को बलराम जी का वंशज मानती है। तो कौन है भाई जो खुद को बलराम का वंशज मानती है? तो वो है भाई हलबा, हलबा जनजाति। हलबा जनजाति, इनका जो है ना नामकरण, हलबा जनजाति का जो नामकरण है वो हलवाहक से निकला है। हलवाहक, जो हलबा जनजाति के लोग हैं ना वो खुद को बलराम जी के वंशज मानते हैं, क्योंकि जो बलराम जी थे वो हल धारण करते थे, हल को धारण करते थे। तो उनके जो वंशज थे, उनके जो साथी थे, वो सब भी हल धारण करने वाले हुए। तो बलराम के जो वंशज थे वो कहलाए हलवाहक, हल को धारण करने वाले। तो हलवाहक ही जो है बाद में बिगड़ करके क्या बन गया? हलबा। ये जो है हलबा जनजाति के द्वारा कहा जाता है। तो हलबा जनजाति स्वयं को बलराम का वंशज मानते हैं। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि छत्तीसगढ़ के किन शासकों द्वारा धारण की जाती थी? भोगवती पुरेश्वर,
भोगवती पुरेश्वर की उपाधि छत्तीसगढ़ के किन शासकों द्वारा धारण की जाती थी? तो भाई ये जो है छत्तीसगढ़ के नागवंशीय शासकों द्वारा इस उपाधि को धारण की जाती थी, भोगवती पुरेश्वर की उपाधि। हाँ ना, सॉरी यहाँ ना थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, माफ़ी चाहूँगा, आज के वीडियो में थोड़ा सा मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ शायद ना नल वंश भी होना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक बार मैं इसको कंफर्म करके ज़रूर बताऊँगा, अगले किसी वीडियो में इसको ज़रूर शामिल करूँगा। मुझे ना नल वंश लग रहा है, नाग वंश लग रहा है, शायद नल वंश होना चाहिए। आप लोग इसका आंसर जो है बताइएगा, वैसे मैं कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताऊँगा। आज थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में प्रचलित नोह डोरा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है और आसान भी है। तो चित्रकला। देखो क्या होता है, जब गोंड जनजातियों में जब नया घर वो लोग बनाते हैं, गोंड जनजाति के लोग, तो नए घर में जब पूजा पाठ होता है तो वो लोग जो है दीवारों में ना चित्रकारी करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? नोह डोरा। मतलब कि घर की साज सजावट के लिए जो चित्रकारी की जाती है उसको जो है नोह डोरा कहा जाता है। गोंड जनजाति में ये महिलाओं द्वारा ये चित्रकारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में धनुष का विशेष महत्व है? तो धनुष का विशेष महत्व किस जनजाति में है भाई? तो बिंझवार जनजाति में। शहीद वीर नारायण सिंह जी बिंझवार जनजाति से संबंधित थे, और बिंझवार जनजाति में ना अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो पाता है, मान लो कि एक टाइम बाद उसका विवाह नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, तो उसका विवाह तीर से करवा दिया जाता है। तो इसी कारण जो है बिंझवार जनजाति में तीर का विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन भत्रा नाट के संबंध में सही है? तो भत्रा नाट जो कि बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है, तो कौन सा कथन भत्रा नाट के संबंध में सही है? देखते हैं। एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है, बड़े रंगमंच जैसा आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में, कोई थिएटर होता है ना जिसमें नाटक वगैरह होता है, बड़ा सा रंगमंच होता है, बड़ा सा थिएटर होता है, लोगों के बैठने उठने की व्यवस्था होती है, मस्त वो जो पर्दा उठाने गिराने का व्यवस्था होता है। तो बोल रहा है कि एक बड़े रंगमंच पर खेला जाता है, तो बिल्कुल गलत है ये। जो भत्रा नाट होता है ना, उसमें कोई बहुत बड़ा रंगमंच नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पर भी अपना ये जो कला है उसको प्रदर्शित करना है, दिखाना है भत्रा नाट, तो वहाँ पर कोई मैदान ये लोग चूज कर लेंगे, और वहाँ पर जो गाने बजाने वाले लोग हैं ना, उनके बैठने के लायक जो है वो टेंट लगा देंगे, उनके बैठने के लायक जो है जगह बना लेंगे, थोड़ा सा टेंट वगैरह बना लेंगे। बाकी जो कलाकार है जो एक्टिंग करेगा, वो तो भाई पूरा उसका जो मैदान है, सामने हिस्सा बनाया जाता है मैदान में, तो उस पूरे हिस्से में वो जो है अपना कला का प्रदर्शन करेगा, अपना नाटक दिखाएगा। तो इसमें किसी बहुत बड़े रंगमंच की आवश्यकता नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल छोटा सा इनका मंच होता है जिसको बेड़ा नहीं बोला जाता है, बेड़ा कुछ और को बोला जाता है। बस छोटा सा जो है ये लोग टेंट लगा लेते हैं नॉर्मल सा, जिसमें जो बैठ के गाते बजाते हैं वो लोग के बैठने के लिए। बाकी जो नाटक करते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो तो पूरा उस मंच में भी करते हैं, नीचे जमीन में भी करते हैं। अगला दिया हुआ है, इसकी विषय वस्तु पौराणिक गाथाओं पर आधारित होती है। बिल्कुल सही है। इसकी विषय वस्तु जो है पौराणिक गाथाओं पर आधारित है। जो भी मतलब रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और दूसरी तरह की जो भी कथाएं हैं उससे संबंधित होती है। अगला दिया है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नहीं भैया, इसमें जो है केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं, और पुरुष ही स्त्री का वेश धारण करते हैं। ध्यान रखेंगे, पुरुष ही स्त्री का वेश धारण करते हैं भत्रा नाट। अगला है, नाटक के पात्रों का मेकअप नहीं होता है। तो देखो ये बिल्कुल गलत है। ये जो भत्रा नाट के जो कलाकार होते हैं, जो एक्टर होते हैं, भाई भर भर के मेकअप किया जाता है इनका, बहुत ज़्यादा मेकअप इनका होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। भत्रा नाट कहाँ पर प्रचलित होता है? तो भाई ये बस्तर क्षेत्र में देखा जाता, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और भत्रा नाट में उड़ीसा का प्रभाव देखने को मिलता है, उड़ीसा से आया हुआ है भत्रा नाट में। और इसमें जो कथानक होता है, जो गाना वगैरह गाया जाता है ना, तो उसमें अधिकतर उड़िया भाषा का प्रयोग होता है। उड़िया, छत्तीसगढ़ी, हल्बी, इन सब का जो मिक्सअप होता है ना, उसका प्रयोग इसमें होता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।